नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं गुलशन नंदा जी द्वारा लिखित माधवी उपन्यास का दूसरा भाग। अध्याय 4। चिनार के झुंड तले छिपी हुई ऊधम सिंह की हवेली आज जगमगा रही थी। बाहर वाले लोहे के फाटक से लेकर हवेली की ड्योढ़ी तक तेज रोशनी वाले फानूसों की पंक्तियां लगी हुई थीं। मीलों से ही जान पड़ता था कि आज कोई विशेष उत्सव है। सगे संबंधियों की चहल पहल, नौकरों की गहमा गहमी, मानो हवेली में हर्षोल्लास की फुलझड़ियां छूट रही थीं। माझी और माधवी की प्रसन्नता का तो कोई अंत न था। आज उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। आज वे भानु को अपनी ड्योढ़ी में ले आई थीं। श्रीकांत बड़े कमरे में मित्र मंडली में गपशप लड़ा रहा था। माझी बैठी प्रत्येक व्यक्ति की प्रसन्नता का अनुमान लगा रही थीं और माधवी दुल्हन की आवभगत में लगी हुई थी। भानु दुल्हन बनी सजी धजी माझी के कमरे के नीचे कालीन पर स्त्रियों से घिरी बैठी थी। उसके चांद से मुखड़े की सभी प्रशंसा कर रहे थे। वह चुपचाप उदास आंखें नीचे किए बैठी थी, परंतु अपनी प्रशंसा पर मन ही मन गुदगुदा रही थी। माझी बार बार स्त्रियों को उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती कि वह दिन भर की थकी कुछ आराम कर ले, परंतु भानु का मन चाह रहा था कि वह इस झुरमुट में घिरी रहे और लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा किए जाएं। दुल्हन के जीवन में यह प्रथम और अंतिम अवसर होता है जब वह हर व्यक्ति की दृष्टि का केंद्र बनती है। माधवी सबकी आंखों से ओझल माया को साथ लिए श्रीकांत के कमरे को सजा रही थी। आज इस कमरे में किसी और को जाने की आज्ञा न थी। वह स्वयं अपने हाथों से एक एक चीज को ढंग से रख रही थी। सजावट पूरी होने से पहले वह ना चाहती थी कि कोई भी भीतर आकर उसके काम में दखल दे। आज ही तो पहली बार वह कौशल की मौत के बाद जी भरकर हंसी थी। रात के लगभग 9 बजे हवेली में भीड़भाड़ कुछ कम हुई। बाहर से आए हुए व्यक्ति वापस लौट गए थे। जो हवेली में रह गए थे वे भी दिन भर की थकान दूर करने की चिंता में थे। शेष रात के खाने में लगे हुए थे। भानु अकेली बैठी थी। आज रात का खाना उसने और माधवी ने मिलकर खाया था। मांझी बार बार उससे कहती कि बहू को आराम के लिए ले जाओ, सवेरे की थकी होगी। माधवी एक मौन हंसी हंसकर रह जाती। जब मांझी ने यह बात फिर दोहराई तो माधवी भानु से बोली, भाभी, सच कहो, पलकों में नींद मंडरा रही है या उनकी छवि? भानु चुप रही और उसकी ओर देखते हुए उसने आंखें झुका लीं। माधवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। माधवी अपने कंधों का सहारा देकर भानु को शयन गृह की ओर ले गई। रात के 10 बजने को थे। दोनों द्वार में प्रवेश करते ही रुक गईं। माधवी ने भानु का मुख ऊपर उठाया और बोली, अब इन लज्जा के पक्षियों को उड़ जाने दो। यहाँ दूसरा कोई नहीं। इस छोटे से संसार में तुम्हारा ही राज्य है। चाहे किसी को दास बना लो, चाहे अपनी नगरी का राजा। भानु ने सांत्वना का लंबा सांस लिया और अपने पास माधवी के सिवा दूसरे किसी को न पाकर झुकी हुई दृष्टि ऊपर उठाई और धीरे धीरे कमरे की हर चीज को देखने लगी। कितना सुंदर सजा हुआ था यह कमरा। भानु बहकी हुई उन्मादित दृष्टि से यह सब देख रही थी कि माधवी ने उसे पलंग दिखाते हुए कहा, यह है तुम्हारी सुख की शांति की मंजिल। भानु ने मुस्कुराते हुए आंखों ही आंखों में उसका धन्यवाद किया। उसे ज्ञात था कि उसके लिए वसंत के हिंडोले बनाने में उसी का हाथ था। धीरे धीरे पांव उठाती उस पलंग तक जा पहुंची और फूलों के बिछौने पर बैठ गई। कमरे में भीनी भीनी सुगंध बसी हुई थी। उसकी महक भानु के थके हुए मस्तिष्क को ताज़ा करने लगी। माधवी ने झट तकिया पलटा और माया को संबोधित करते हुए बोली, माया, इलायची कहाँ रखी है? मैं तो नहीं लाई। उफ, जो काम करती है अधूरा करती है। जा मांझी से। अच्छा ठहर, मैं स्वयं लाती हूँ। और देख। जी बीवी जी। द्वार और खिड़कियों के पर्दे गिरा दे। माधवी बाहर चली गई और माया लटके हुए पर्दे गिराने लगी। भानु चुपचाप बैठी अपने आसपास का दृश्य देख रही थी। जब से वह इस घर में आई थी उसे केवल माधवी का ही नाम सुनाई पड़ रहा था। घर की कोई वस्तु नहीं मिलती, माधवी को बुलाओ। किसी के खाने को नहीं मिलता, माधवी को पुकार पड़ती है। बहू के कपड़े लाने हैं, गहने बदलने वाले हैं तो माधवी माधवी, जैसे उसके बिना हवेली का हर काम अधूरा हो। भानु ये सोचकर आश्चर्य में थी। माया एकाएक काम करते हुए रुक गई।
भानु की ओर देखने लगी तो धीमे स्वर में उसका नाम पुकार रही थी। भानु ने उसे पास आने का संकेत किया और वह झट से पलंग के पास आकर खड़ी हो गई। भानु ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और अपने बटुए में से 10 रुपए का नोट निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। यह क्या बहू जी? इनाम? नहीं बहू जी, ऐसा। अरे ले ले, इनाम नहीं, शगुन है, इनकार नहीं करते। माया ने फिर इनकार कर दिया। भानु ने बलपूर्वक उसकी हथेली में नोट देते हुए कहा, हमारे यहाँ का रिवाज है, पहली रात को नौकरों को इनाम दिया जाता है। भानु की हट और रुपए के लालच ने माया को विवश कर दिया और उसने रुपए चोली में छिपा लिए। जब वह नोटों को उंगलियों में लपेट रही थी, भानु बोली, किसी से कहना नहीं। क्यों बहू जी? नहीं नहीं तो हवेली के बाकी सब नौकर बुरा मानेंगे। यह सुनकर माया मन ही मन गुदगुदा उठी। भानु ने नौकरानी की इस खुशी को ताड़ लिया। उसी समय माधवी भीतर आई। माया झट अपने काम में लग गई। माधवी ने तकिया उठाकर उसके नीचे इलायची की पुड़िया रख दी और माया से बोली, जा कुंवर जी और बहू के कपड़े निकालकर रख आई हूँ, उन्हें उठा ला। अभी लाई। यह कहते ही वह तेजी से बाहर चली गई। माधवी एकटक भानु के मुंह को देखने लगी। क्या देख रही हो? भानु ने उसकी दृष्टि को सहन न करते हुए पूछा। यह चांद सा मुखड़ा, सोचती हूँ भगवान ने अवकाश में बनाया होगा। चल हट, तुम्हें तो सवेरे से छेड़छाड़ के सिवा कोई काम नहीं। ऐसा ना कहो भाभी, सवेरे से एक पल भी तो आराम नहीं किया। भानु उसकी बात सुनकर चुप हो गई। माधवी ने लपककर छत पर लटका हुआ फानूस बुझा दिया और साइड का टेबल लैंप जला दिया, जिसकी रोशनी में कमरा और भी निखर गया। अब आज्ञा दो भाभी, माधवी प्यार से उसका मुख ऊपर उठाते हुए बोली। कहाँ चलीं? आराम करने, और अभी माँ जी को खाना भी खिलाना है। तो मैं अकेली? घबराओ नहीं, अभी आते ही होंगे तुम्हारे मन के देवता। फिर वही रूठ गईं? इसमें बिगड़ना कैसा? लो मैं चली। भानु ने लजाई हुई दृष्टि ऊपर उठाकर एक बार माधवी की ओर देखा। माधवी के चंचल ओठों पर मुस्कुराहट उत्पन्न हुई और वह तेजी से बाहर चली गई। कमरे में अब कोई न था। रात का सन्नाटा बढ़ रहा था और चिनार के पत्तों में सरसराती हुई हवा की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वातावरण फूलों की सुगंध से सौरभमय हो रहा था। भानु ने अपनी गर्दन को सीधा किया और एक बार जी भरकर उस कमरे में चारों ओर देखा। उसके कानों में माधवी के ये शब्द गूंजने लगे, भाभी, यह रही तुम्हारी छोटी सी दुनिया, चाहे किसी को दास बना लो, चाहे राजा। माधवी के विचार उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे। आखिर वह उनकी कौन है? किस लिए उसकी आज्ञा बिना इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता? द्वार पर आहट हुई। भानु फिर गठरी बनकर बैठ गई। माया भीतर आई और कपड़े खूंटी पर लटकाते हुए बोली, ये रहे आपके कपड़े और ये कुंवर जी के। माया, जी बहू जी, तू यहाँ कब से काम करती है? कई वर्ष हो गए बहू जी। और माधवी? वह तो बचपन से ही इस हवेली में है। क्या कुंवर जी के सगे वालों में से? नहीं, ऐसा कोई नाता नहीं, परंतु वह इसे अपने सगों से भी अधिक प्रिय रखते हैं वास्तव में। हाँ हाँ कहो। माया ने एक सरसरी दृष्टि बाहर वाले द्वार पर डाली और भानु के समीप आकर बोली, बड़े मालिक के मुनीम की लड़की है। मुनीम तो इस संसार से उठ गए, अब यही लड़की इस हवेली की शोभा है। क्या इसका कोई था? इसका भाई कुंवर जी का प्रिय मित्र कौशल, वही जो झील में? जी हाँ, वही। उसकी मौत के बाद वह सदा के लिए इसे अपने पास ले आए। तो क्या यह पहले यहाँ ना थी? थी, परंतु सदा के लिए नहीं। वह आप सामने देखती है ना। माया ने खिड़की का पर्दा हटाकर उसे उंगली से संकेत किया। वह मकान? जी, पहले वह वहाँ रहती थी। अब वहाँ कौन है? कोई नहीं, एक समय से बंद है। इसी का कुछ सामान रखा है। माया अभी बात पूरी भी ना कर पाई थी कि कुंवर जी के खांसने की आवाज़ आई। माया सिर से पांव तक कांप गई और आज्ञा लेकर बाहर भाग गई। श्रीकांत के पांव की चाप सुनकर भानु संभल कर बैठ गई। उसने सिर को साड़ी के पल्लू से ढक लिया और दीवार पर लगे हुए बड़े आईने में कनखियों से देखने लगी। पर्दा उठा और श्रीकांत मुस्कुराता हुआ भीतर आया। उसके मुख पर आज एक विशेष खिलन थी। भानु के अपने मन में एक तरंग उठी।
परंतु उसने कुछ प्रकट न होने दिया। ज्यों ज्यों वह निकट आता जा रहा था, उसके हृदय की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी और वह सिमटकर गठरी बनी जा रही थी। भानु, श्रीकांत ने पास आकर धीमे स्वर में कहा। भानु ने उत्तर में कुछ कहना चाहा, परंतु उसके ओठ खुल न सके। ध्वनि उसके गले में ही दबकर रह गई। श्रीकांत उसे मौन देखकर और निकट आ गया। अचानक उसने धीरे से भानु के कंधे को छुआ। भानु के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। श्रीकांत उसी पलंग पर भानु के सामने जा बैठा और लज्जा और संकोच से झुका हुआ मुखड़ा दोनों हाथ से ऊपर उठाते हुए बोला, नींद आ रही है क्या? नहीं तो यह थके थके आंखों के डोरे क्यों? आपकी प्रतीक्षा में बड़ी कठिनाइयों से ओठों को ऊपर उठाते हुए बोली। कब से? अपने स्थान से उठते हुए कहा। वर्षों से, भानु ने नम्रता से कहा। श्रीकांत मुस्कुरा पड़ा। भानु ने रसीली और मौन अंखड़ियों से उसे देखा। श्रीकांत क्षण भर के लिए उस उन्माद के सागर को देखकर झेंप सा गया। उसे यूं लगा मानो दो भरपूर प्याले उसके सामने लाकर छलका दिए गए हों। उसकी आंखों में वही चमक उठी जो भानु की आंखों में थी, और उसका मुख अपने सीने से लगाकर वह अपनी अंगुलियों को धीरे धीरे उसके बालों में उलझाने लगा। उसके घने काले से बालों से एक अलौकिक सुगंध फैलने लगी, जो मेज पर बिखरे हुए फूलों से बिल्कुल अलग थी। इस सुगंध में जीवन की महक थी। कहो, कैसा लगा? उसके बालों से खेलते हुए श्रीकांत ने पूछा। क्या? एक नया घर, नए लोग, एक ही दिन में क्या कहती हूँ? भांपने वाले तो एक ही दृष्टि में सब कुछ भांप लेते हैं। हम उनमें से नहीं। सच पूछिए तो अभी अपने आप को ही नहीं पहचाना। भानु ने उसी मुद्रा में उत्तर दिया। खूब। मौन वातावरण में एक खिसियानी हंसी छोड़कर उसके बालों में फूल टांगते हुए श्रीकांत बोला, अपने को नहीं पाया तो मुझे क्या पाओगी? वह चुप रही और चोर दृष्टि से उसे देखने लगी। श्रीकांत ने अचकन उतारकर खूंटी पर टांग दी। उसकी हंसी की गूंज अभी तक कमरे में भरी हुई थी। भानु सोचने लगी, कैसे इतनी शीघ्र उसकी जुबान खुल गई, जैसे उससे कोई पुरानी जान पहचान हो। परंतु आप में से एक से अच्छी जान पहचान हो गई, भानु ने चंद क्षणों के मौन को तोड़ते हुए कहा। श्रीकांत उत्साहपूर्वक घूमकर देखते हुए बोला, किससे? माधवी से। ऐसा लगता है कि वही इस हवेली की जान है। तुमने ठीक पहचाना। हल्की सी लालिमा श्रीकांत के मुख पर दौड़ आई। भानु बड़े ध्यान से उसके मनोदर्पण को निहारने लगी। बात को पूरा करते हुए श्रीकांत बोला, माधवी? हाँ भानु। यह सच है कि आज वह इस हवेली में ना हो तो इतनी बड़ी हवेली खंडर दिखाई देती है। वही इस घर की रौनक है, यहाँ का सब कुछ। क्षणभर चुप रहकर वह फिर बोला, परंतु अब तुम भी आ गई हो, अब यहाँ का रंग ही बदल जाएगा। रौनक बढ़ जाएगी या बसंत आने से कभी बाकी रौनक कम होती है क्या? उसने धीरे से उसके बाल झंझोड़ते हुए कहा। भानु चुप रही। उसके मन में छुपी उलझन उसे मुस्कुराने न दे रही थी। वह जानना चाहती थी कि क्यों इस घर में माधवी का इतना प्रभाव है। एक बात पूछूं? भानु ने धीरे से कहा। पूछो, एक नहीं सब। माधवी है कौन? कौन है? यह मेरे नाते में? नहीं, मेरे एक मित्र की बहन है। बचपन से ही इस हवेली की गोद में पली है। जब से उस मित्र का देहांत हुआ है, यह अकेली ही है और हमारे पास ही रहती है। भानु ने देखा ये शब्द कहते हुए उसकी पलकों में आंसू आ रहे थे। वह अपने मन की पीड़ा को छुपाने का प्रयास कर रहा था। माधवी के विषय में यह प्रश्न उसे कुछ खटक रहे थे। वह धीरे धीरे पांव बढ़ाते भानु के पास आ गया और उसकी ठोड़ी को हाथ में उठाते हुए बोला, भानु जी, एक बात कहूँ जी? तुम मेरा जीवन हो तो माधवी मेरी खुशी। जब तक सांस है वचन दो कि इस कली को कभी ठेस न पहुंचाओगी। श्रीकांत ने यह वाक्य दुख भरे स्वर में कहा। भानु के अपने मन में ना जाने क्यों एक कसक सी उठी, परंतु उसने भावों को अधिकार में किया और ओठों पर बनावटी मुस्कुराहट लाते हुए हाँ में सिर हिलाया। श्रीकांत का हाथ खुला और भानु ने अपना हाथ उसकी हथेली में दे दिया। उसने वचन दे दिया, परंतु उसके उलझे हुए मस्तिष्क में निरंतर एक ही चोट लगे जा रही थी, तुम मेरा जीवन हो तो माधवी मेरी खुशी। रंगीन और सुहावनी रात धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही थी। आकाश पर चमकते हुए तारे अपने अपने मंडल के गिर्द चक्कर लगाते समय की
डोरी को प्रतिक्षण काटते जा रहे थे। हवा के नरम झोंके फूलों की सुगंध को बिखेरते रहे और भानु का सौंदर्य श्रीकांत के फीके जीवन में रस उड़ेलता रहा। प्रभात की सुहावनी किरणें भानु के कमरे को चुंबन देने के लिए आईं और बाहर चिनार के ऊंचे वृक्षों पर पक्षियों का संगीत आरंभ हो गया। वह आंखें मलती हुई उठी। उजाला नूतन जीवन का संदेश लेकर आया था। उसने कमरे में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वहां कोई दूसरा न था। श्रीकांत बाहर जा चुका था। खिड़की अभी तक खुली हुई थी। रेशमी पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। जाग उठने के बाद उसने अनुभव किया कि उसका मन हल्का हो चुका है। शरीर में अब थकान न थी। उसने अपना आंचल संभाला और हाथों में पहनी हुई चूड़ियां एक मधुर झंकार सी छोड़ गईं। फूल मुरझा चुके थे, परंतु उनकी बास अभी तक थी। यह बास कल के ताज़ा फूलों से कुछ अलग थी। उसमें अब एक नवेली दुल्हन के सुहाग की महक सम्मिलित थी। उसका मन उठने को न चाह रहा था। वह अभी इस महक में पड़ी रहना चाहती थी। एकाएक द्वार पर आहट हुई। उसने आंखें मूंद लीं, जैसे अभी जागी ही ना हो। उसने सोचा शायद वे आए हैं, परंतु उसका अनुमान गलत निकला। आने वाली माधवी थी, जो हाथ में चाय का प्याला लिए बढ़ी चली आ रही थी। भानु के कान माधवी के पांव की चाप पर लगे हुए थे। मेज पर प्याला रखने की आवाज़ आई और फिर उसने ऐसा अनुभव किया कि वह उसके पास आ बैठी है। माधवी ने पलंग पर पड़े फूल की एक पंखुड़ी हाथ में ली और उसने भानु के गोरे गोरे नयनों को छुआ। भानु ने चौंककर आंख खोल दी। उसे एकाएक आंख खोलते देखकर माधवी अनायास हंसने लगी। उसकी पतली मधुर हंसी इस समय भानु को अच्छी न लगी। उसे यूं लगा मानो कोई उसके कानों में मीठा विष उड़ेल रहा हो। फिर भी अवसर का ध्यान रखते हुए माथे पर आई हुई त्योरियों को दूर किया और मुस्कुराने का प्रयत्न करते हुए बोली, माधवी तुम? हाँ, क्या मेरा सोना अच्छा नहीं लग रहा है? भानु ने करवट लेते हुए अपने शरीर को सीधा किया। माधवी ने उसके बालों में उलझी हुई फूलों की पंखुड़ियाँ निकालते हुए उत्तर दिया, ऐसा तो नहीं भाभी, तुम्हारा आराम तो मेरे सिर आंखों पर। मैं तो यह कह रही थी कि सवेरा हो गया है। वह तो मैं भी देख रही हूँ। उसकी जवान की कठोरता का अनुभव करते हुए माधवी कुछ झेंप सी गई। वह सोचने लगी शायद कुंवर जी से कोई बात हुई हो, इसलिए चुप रही और चाय का प्याला उठाकर आगे बढ़ाया। यह क्या? कहते हुए भानु पलंग पर बैठ गई। चाय तुम ना पियोगी क्या? वह चाय का प्याला हाथ में पकड़ते हुए बोली। नहीं भाभी, मैंने बिना स्नान किए आज तक मुंह झूठा नहीं किया, और मैं पी लूँगी यह तुमने कैसे जाना? कुंवर जी से। यह कुंवर जी क्या लगा रखा है? तुम उन्हें क्या इसी नाम से पुकारती हो? मैं तो उन्हें जो मन में आए उसी नाम से पुकार लेती हूँ। मेरे लिए वे सब कुछ हैं। तुम्हें वे बहुत अच्छे लगते हैं क्या? क्यों नहीं, भला अपना जीवन किसे प्रिय नहीं होता? भानु ने चाय का प्याला 2-4 घूंट में ही समाप्त कर दिया और बड़े ध्यान से माधवी के मुख की ओर देखने लगी। माधवी ने उसके हाथ से चाय का प्याला लिया और भोली भाली आंखों से भानु को देखते हुए बोली, भाभी नहाना कब तक होगा? तुम मेरे नहाने की चिंता मत करो, जब जी चाहा मैं पुकार लूँगी। माया, वह क्या जाने आपका ध्यान कैसे रखना है, और कुंवर जी ने आपकी देखभाल मेरे सुपुर्द की है। क्या मुझ पर पहरा रखोगी? नहीं तो आपके आराम का ध्यान। नई नई है ना आप? कहने, कपड़ा, खाना, सभी बातों का ध्यान रखना है, और कहीं मन उदास हो जाए तो क्या करोगी? भानु ने झट से बात काट दी। भाभी का मन बहलाऊंगी, सितार सुनाकर, गीत गाकर, अच्छी अच्छी बातें सुनाकर। फिर भी ना बहला सकी तो कुंवर जी को बुला दूंगी। माधवी की बात सुनते ही भानु के मन में गुदगुदी हुई और वह हंस पड़ी। शायद बातों से वह उसे कभी ना जीत सकेगी। माधवी ने बड़ी कठिनाई से अपनी हंसी रोकते हुए पूछा, तो क्या उत्तर दिया आपने? नहाने से पहले मैं घूमने चलूँगी। तो उठिए, मैं अभी आई। कहाँ ले चलोगी? वह सामने बाग में। माधवी कमरे से बाहर गई तो भानु ने हल्का सा ठहाका छोड़ा। शायद वह उसे अपने बस में करने आई थी। मूर्ख। कपड़े बदलकर वह माधवी के साथ बाग में घूमने निकल गई। वह माधवी के हर हाव भाव, उसकी हर हरकत को समझने का प्रयत्न कर रही थी। माधवी अपने ही विचारों में तितली की भांति उछलती कूदती, फूलों की क्यारियों को लांघती हरी धूप पर बढ़ती जा रही थी। हवेली की मुंडेर पर मांझी बैठी
दोनों को साथ साथ जाते देखकर फूली न समाई। झूले के पास जाकर दोनों रुक गईं। माधवी ने भानु को झूले पर बैठने का संकेत किया और स्वयं उसके साथ बैठकर धीरे धीरे झूले को झुलाने लगी। पवन के हल्के हल्के झोंके, पक्षियों की चहचहाहट और चिनार की ऊंची शाखाओं का झूमना बड़ा सुंदर दृश्य था, सुहावना, मनभावना। माधवी झूलते झूलते धीमे स्वर में गुनगुनाने लगी। पवन के झकोरों के साथ उसकी गुनगुनाहट भी इधर उधर फैलने लगी। भानु के ओठों पर मुस्कान नाच उठी। क्षण भर के लिए उसके मन में आया कि वह इस भोली भाली लड़की पर संदेह कर कोई पाप कर रही है। बैठे बैठे भानु ने उसकी चोटियां खोल दीं और नए फैशन से उसके बाल गूंथने लगी। झूला चल रहा था और झूले में बैठे हुए उनके मन और मन में उठती हुई जवानी की तरंगे। भाभी, जानती हैं मुझे यह झूला किस उपलक्ष्य में मिला? नहीं तो, भानु ने झूले को धीमा करते हुए कहा। आपके ब्याह का उपहार। किससे? उसने उत्साह से पूछा। मांझी से। कुंवर जी को ब्याह करने के लिए सहमत किया था। तो क्या? हाँ भाभी, यदि मैं हठ ना करती तो वे ब्याह ना करते, माधवी ने बड़े गौरव से कहा। वह क्या जानती थी कि उसके ये शब्द भानु के हृदय में नस्तस्य बनकर लग रहे थे, जिनके घाव न उसे फिर से बेचैन कर दिया। और जिस माधवी को वह कुछ क्षण पूर्व करुणा की दृष्टि से देख रही थी, अब उसके प्रति फिर उसके मन में ईर्ष्या और घृणा उत्पन्न हो गई। माधवी ने भानु के मुख पर अचानक यह परिवर्तन देखकर उससे आंख मिलाई। भानु मुख पर बनावटी हंसी लाते हुए बोली, तब तो मुझे तुम्हारा कृतज्ञ होना चाहिए। माधवी ने उसके ओठों पर फैलती हुई मुस्कान को देखा, परंतु वह उसमें छिपे हुए विष को न भाप सकी। उसने झूले की गति तेज कर दी। झूला ऊंचा उठने लगा। विचार की डालियों में से नया संगीत निकलने लगा। पंछी उड़ उड़कर एक डाल से दूसरी डाल पर नाचने लगे। इन्हीं पंछियों की भांति दोनों की भावनाएं उड़ान पर थीं। एक प्रसन्नता में ऊपर उठ रही थी और दूसरी जलन से वहीं पंख फड़फड़ा रही थी। अध्याय 5। यह सितार कौन बजा रहा है? माधवी। उफ, ना जाने शाम को यह झंकार सुनकर मेरा मन क्यों डरने लग जाता है। बड़ी विचित्र बात है। यह मधुर संगीत तो मन को शांति देता है। एक ही दवा हर रोगी को रास नहीं आती। आपको शांति देता है और मुझे तड़पा देता है। भानु जी, कहते हैं तड़प में भी तो आनंद आता है। होगा, परंतु मुझे नहीं। चलो ऐसा ही सही, आप शीघ्र कपड़े बदल लो, देर हो रही है। भानु दर्पण के सामने से हटकर ड्रेसिंग रूम में आई। श्रीकांत शीशे के सामने खड़ा गले में टाई बांधने लगा। भानु ने बीच वाला पर्दा गिरा दिया। वह गर्दन घुमाकर मुस्कुराने लगा। कमरे में मौन था। बारादरी से सितार की ध्वनि आ रही थी। माधवी मास्टर जी से आज का पाठ सीख रही थी। क्या यह संभव नहीं कि माधवी सितार सीखना बंद कर दे? भानु ने चंद क्षण चुप रहकर पर्दे के पीछे से कहा। उसका यह अनोखा प्रश्न सुनकर श्रीकांत चौंकते हुए बोला, क्यों? सितार बजाने वाला व्यक्ति बड़ा गंभीर बन जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि हमारी माधवी भी पत्थर की भांति कठोर हो जाए। उसे हर समय खिला हुआ तो मैं भी देखना चाहता हूँ, परंतु वह सितार सीखना बंद कर दे, यह असंभव है। कैसे? किसी पक्षी से यदि कोई यह कहे कि तू अपने पर कटवा ले इसलिए कि हमें तुम्हारा उड़ना नहीं भाता, तो क्या वह ऐसे मानेगा? भानु श्रीकांत का यह उत्तर पाकर निरुत्तर हो गई और चुप रही। श्रीकांत भी उसे यह जांच तुला उत्तर देकर मन ही मन मुस्कुराया। भानु की बाहों में खनकती हुई चूड़ियां और खिड़की से आती हुई सितार की आवाज़ मिलकर उसके मन पर एक मधुर प्रभाव छोड़ रही थीं। एक ओर प्रेम और दूसरी ओर कर्तव्य। ड्रेसिंग रूम का पर्दा हटा और कामनी साड़ी से सुसज्जित भानु उसके सामने यूं खड़ी थी जैसे अचानक बदली की ओट में से चंद्रमा निकल आया हो। एक ही रंग की साड़ी और चोली और इस पर दुल्हन का श्रृंगार। श्रीकांत देखता ही रह गया। चलिए, मैं तैयार हूँ। ओ ठहरो, माधवी भी आती होगी। क्या उसे भी चलना है? हाँ भानु, उसे तो नाच से बड़ा लगाव है, परंतु जवान लड़कियों का ऐसी बातों से अधिक लगाव भी। तुम तो अभी से बड़ी बूढ़ियों की भांति सोचने लगी हो। यदि हम उसके मन का ध्यान न रखेंगे तो कौन रखेगा? और फिर यह नाच कोई साधारण बाजारी नाच नहीं, कथकली हमारे देश की उच्च कोटि की कला है।
भानु चुप हो गई और धीरे धीरे बारादरी की ओर जाने लगी। वह हर समय अपने साथ माधवी को देखकर जल भुन जाती। आज उनके ब्याह को हुए 1 महीना बीत गया और केवल रात को सोने के कमरे के अलावा शायद कोई स्थान ना था, कोई ऐसी सभा या पार्टी ना थी जहां वे माधवी को साथ ना ले गए हों। यदि बाजार जाना हुआ तो माधवी साथ, खाने खाने बैठी तो वह उपस्थित। घर बाहर उसका राज्य था, हर बात उसकी इच्छानुसार होती। कोई उसे एक कटु शब्द तक नहीं कह सकता। उसे सितार सिखाने के लिए एक उस्ताद लगा दिया गया है। उसकी हर बात पूरी होती है। आखिर वह उनके मुनीम की साधारण लड़की है ना। अनाथ है तो क्या हुआ, संसार में और हजारों व्यक्ति भी तो अनाथ होते हैं। उसके मस्तिष्क में कई विचार उठ रहे थे। ज्यों ज्यों वह बारादरी के पास पहुंचती जाती थी, सितार की ध्वनि स्पष्ट होती जा रही थी। उसके साथ ही उसके मन की हलचल भी बढ़ती जा रही थी। माधवी, पास पहुंचकर उसने पुकारा। माधवी की उंगलियां तारों पर ही रुककर रह गईं। मास्टर जी जा चुके थे और वह स्वयं बैठी अभ्यास कर रही थी। अपने सामने भाभी को खड़ी देखकर वह खिल गई। उसने सितार उठाकर एक ओर रख दिया और स्वागत को बढ़ी। वह तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओ, मैं तो भूल ही गई थी। हमें तो नाच देखने जाना है। हाँ, और तुम्हारे बिना सभा का आनंद अधूरा रह जाएगा। लीजिए, अभी पूरा किए देती हूँ। और चिल्लाई, माया। माया भागती हुई वहां आई। माधवी सितार माया को देते हुए बोली, ले, यह बंद कर दे, मैं झट से तैयार हो लूँ। माधवी हवा की सी तेजी से अपने कमरे में चली गई और माया सितार को बक्स में बंद करने लगी। भानु खड़ी उन दोनों को देख रही थी। जब माधवी बाहर चली गई तो उसने धीरे से माया को अपने पास बुलाया और उसके कान में कोई बात कही। माया बात सुनकर संकेत से सांत्वना देकर बाहर चली गई। माधवी दर्पण के सामने बैठी बाल संवार रही थी। पर्दा उठाकर वह चुपके से भीतर आई और माधवी के पीछे जा खड़ी हुई। माधवी ने दर्पण में उसे देखा और धीमे स्वर में उसने पुकारा, माया। जी बीवी जी, जरा चोटियों तो गूंद दे जल्दी से। माया बैठकर उसके बाल गूंथने लगी। माधवी आज अत्यधिक प्रसन्न दिख रही थी। बीवी जी, बाल संवारते हुए माया बोली। क्यों माया, आप नाच देखने जा रही हैं क्या? हाँ तो, दक्षिण की प्रसिद्ध नर्तकी पद्मिनी अपनी कला में मानी जाती है। ठीक होता जो आप ना जाती। क्यों? एकाएक उसकी अनोखी बात सुनकर वह झेंप गई। बहू जी कह रही थीं। क्या कह रही थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप शीघ्र तैयार हो जाइए, मैं भी न जाने क्या बके जा रही हूँ। यह क्या माया, बात अधूरी छोड़कर बदल क्यों दी? नहीं बीवी जी, छोटा मुंह और बड़ी बात मैं ना कहूँगी। तुम्हें मेरी सौगंध जो ना कहो। माधवी अपना स्थान छोड़कर खड़ी हो गई और माया के मुख को देखने लगी, जो छिपाने का व्यर्थ प्रयत्न कर रही थी। बात कुछ नहीं, यूं ही चलते चलते कानों से कुछ सुन लिया। क्या? बहू जी कुंवर जी से कह रही थीं। क्या कह रही थीं? आज यदि माधवी साथ न होती तो आनंद रहता। तो कुंवर जी ने क्या कहा? माधवी ने मुख पर से गंभीरता को दूर करते हुए पूछा। बोले, बेबस हूँ, उसका नन्हा सा हृदय नहीं तोड़ सकता। माधवी चुप हो गई और मूर्ति बनकर वहीं बैठ गई। उसके मन में चटकती हुई कलियां दब गईं, नाचते हुए तार टूट गए और मुख पर आई हुई रौनक कहीं लुप्त हो गई और वह शीशे में घबराई हुई दृष्टि से अपना मुंह देखने लगी। माया जी, उनसे कह दो वे जाएं। और आप? मैं ना जाऊंगी। वे क्या कहेंगे? इसलिए तो मैं जैसे कहती हूँ जाकर कह दो। माधवी ने स्वर में कठोरता लाते हुए कहा। जी बीवी जी। माया डरते डरते पांव उठाती बाहर चली गई। आज पहली बार उसने माधवी की आंखों में क्रोध की झलक पाई थी, परंतु वह भानु की सिखलाई हुई बात उसके कानों में उड़ेल ही गई। अब माधवी से बढ़कर उसे घर की बहू का ध्यान रखना था, उसी से लाभ की आशा हो सकती थी। माधवी माया के कहे हुए शब्दों के संबंध में सोचे जा रही थी। उससे अपने भाग्य पर क्रोध आ रहा था। उसने स्वयं ही सोचा, ठीक ही तो कहती है। नया ब्याह, नया जीवन साथी, नए आशाएं, ना जाने सुंदर दृश्य देखकर उनके मन में वे सब कुछ दबा जाते हैं। आखिर बाहर जाते हुए राग रंग में भी उन्हें एकांत चाहिए ही। एकाएक पद्मिनी के नाच का ध्यान आते ही वह फिर गंभीर हो गई। उसे नाच प्रिय थे। कभी कभार तो ये शहर में आते हैं और यदि वह श्रीकांत के संग ना जा सकी तो फिर कैसे देख पाएगी।
वे दोनों तो यही हैं, परंतु यह नाच तो फिर ना आएगा। मैं उनका प्रेम थोड़े छीनती हूँ, दिन रात तो दोनों इकट्ठे रहते ही हैं। चंद घड़ियाँ मेरा साथ हो गया तो कौन सा। न जाने इन विचारों में खोई वह कहाँ पहुंच जाती यदि अचानक उसकी दृष्टि शीशे में द्वार पर खड़े श्रीकांत को न देख पाती। वह खड़ा बड़े ध्यान से उसकी ओर देख रहा था। माधवी ने झट गर्दन फेरते हुए कहा, आप? माधवी की पलकों में आंसू थे। श्रीकांत ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, परंतु आज मेरा मन ठीक नहीं। तो चलो, बहल जाएगा। परंतु उसने कांपते हुए आंसुओं को पीना चाहा। माधवी, छोड़ो यह व्यर्थ की बात, उठो, हमें देर हो रही है। क्या ऐसा संभव नहीं कि आज आप मुझे क्षमा कर दें? माधवी ने धीमे स्वर में कहा और किवाड़ की देहली पर खड़ी भानु को देखने लगी, जो अभी अभी वहां आई थी। हाँ है, तो फिर हमें भी अपना प्रोग्राम छोड़ना पड़ेगा। नहीं आप? तो उठो, झट से तैयार हो जाओ। श्रीकांत ने माधवी को आज्ञापूर्ण स्वर में कहा। अब कि वह इनकार न कर सकी और भानु की ओर देखने लगी, जो मन में चोर होने के कारण स्वयं ही घबरा रही थी। घबराहट को छिपाते हुए वह उसके पास आई और बोली, तैयार हो जाओ, देखो तुम न जाओगी तो हम भी न जाएंगे। यह जानते हुए कि अभी वह जो कुछ कह रही है मन से नहीं बल्कि जुबान से, माधवी ने आंखों ही आंखों से उसका धन्यवाद किया। लौटते समय रास्ते में माधवी और श्रीकांत पद्मिनी के नाच की प्रशंसा करते आए, परंतु भानु उनके पास बैठी केवल उनकी बातें सुनती रही। बीच बीच में वह कभी कभी चोट दृष्टि से उन दोनों को देख लेती। उनकी प्रसन्नता का अनुभव करके अपने मन में एक जलन सी होती, जिसे छुपाने के लिए वह इधर उधर करवटें बदलने लगती। पूरे रास्ते भर वह चुप बैठी रही। भाभी, आप तो ऐसी खोई हुई हैं जैसे अभी तक स्टेज पर पड़ते हुए कोमल पांव देख रही हों। नहीं, वह दृश्य तो नहीं, केवल साज और झंकार का गुंजान ही बाकी रहा है। ओ, कैसा कवियों जैसा भाव है। श्रीकांत भानु को कनखियों से देखता हुआ बोला, माधवी, तुम्हारी भाभी को नाच से साज अधिक पसंद है। मुझसे कह रही थी, अच्छा होता जो यहाँ नाच देखने के स्थान पर घर बैठे माधवी के सितार सुनते। भानु यह सुनकर तड़प उठी, परंतु मुख पर बनावटी मुस्कुराहट लाते हुए उसने तड़प को मन में छिपा लिया। उसने अनुभव किया कि उसका पति उस पर व्यंग कर रहा है। दिन बीतने लगे, ऋतुएं आईं और चली गईं, सपने बने, मिटे और फिर बन गए। आशाएं जीवन की तरंग बनकर उठीं, छाईं और बिखर गईं। ठाकुर ऊधम सिंह की हवेली भी इसी धूप और छाया के आलिंगन में थी। भानु माधवी को निकट से देखकर समझने का प्रयत्न करती। वह जानती थी कि वह प्रभात के ओस कणों की भांति निर्मल, फूलों की पंखुड़ियों की भांति कोमल और समीर की भांति भोली भाली है, परंतु उसके प्रति श्रीकांत का यह लगाव देखकर ईर्ष्या की आग में जलने लगती। वह कह न चाहती थी, वह उसकी हर खुशी में उनसे चिपके रहे और वे कभी यह अनुभव न कर सकें कि वे दो शरीर एक आत्मा नहीं बल्कि तीन शरीर एक आत्मा हैं। एक शाम जब वे चाय पी रहे थे तो श्रीकांत ने माधवी के हाथों में एक बंडल देते हुए कहा, लो, तुम्हारी भाभी कई दिनों से मेरे पीछे लगी हुई थीं। क्यों, क्या है? खोल कर देख लो। श्रीकांत ने चोर दृष्टि से भानु की ओर देखते हुए कहा, जो इस उपहार को देखकर और यह सुनकर कि वह उसकी ओर से दिया जा रहा है आश्चर्य में थी। माधवी ने कृतज्ञ दृष्टि से भानु की ओर देखा और झट बंडल खोलकर माझी के सामने रख दिया। वह कांचीवरम की एक रेशमी साड़ी थी जो श्रीकांत माधवी के लिए लाया था। माझी ने बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम दोनों का प्यार यूं ही बढ़ता रहे। भानु चुप बैठी थी। उसका मन भीतर से भुना जा रहा था, परंतु उन दोनों से आंख मिलते ही झेंपकर मुस्कुरा पड़ती। कुछ दिन पहले श्रीकांत ऐसी ही साड़ी उसके लिए भी लाया था और जब तक वैसी ही साड़ी वह माधवी के लिए न ले आया उसे चैन न आया। इसलिए शायद उसने यह साड़ी उसकी ओर से भेंट करके उसका मुंह बंद कर दिया। चाय उसके गले में विष बनकर उतर रही थी। प्रतिदिन यह विचार उसके मन में बैठता जाता था कि माधवी उसके मार्ग में एक बड़ा कांटा है। वह भ्रम और शंका की एक चादर ओढ़े हुए थी। एक शाम दोनों झूला झूल रही थीं। सर्वत्र मौन था। श्रीकांत कहीं बाहर गया हुआ था। दोनों बड़ी हवेली में बैठे घबराकर बाहर में बाग में झूलने चली आई थीं। यह झूला शायद दोनों के मन को शांति देता था। दोनों चुप बैठी धीरे धीरे झूल रही थीं।
आज फिर कोई विचार माधवी को अशांत कर रहा था। वह अपने में ही खोई बैठी थी। भानु की दृष्टि उसके मुख के भाव पढ़ने का प्रयत्न कर रही थी। वह उसके हृदय में छिपा रहस्य जानना चाहती थी जो उसकी बेचैनी का कारण बना हुआ था। माधवी, धीरे से भानु ने उसे पुकारा। वह चुप रही। कुछ देर बाद उसने फिर पुकारा, माधवी। वह चौंक बैठी, जैसे किसी ने उसका स्वप्न भंग कर दिया हो। यह गुमसुम क्यों बनी बैठी हो आज? नहीं तो देखो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं भाभी, मेरे जीवन में ऐसा क्या है जो आपसे छुपाऊंगी? यह कहते हुए उसके ओठ कांप रहे थे। उसकी पलकों के 2 आंसू आ ठहरे और ओस कण के उसके गालों पर लटककर 2 लकीरें सी छोड़ गए। भानु ने उसके मन की पीड़ा को अनुभव किया और प्यार से उसे गले लगा लिया। पगली, मन पर बोझ रखने से क्या? भाभी, मुझे समझने में भूल ना करो। इस मन में भी कुछ भी छिपा नहीं रहता। तो यह आंसू क्यों? यह मौन कैसा? यह दूर झील में गिरते हुए झरने की आवाज़ सुनती है ना? हाँ, मेरी बेकली का रहस्य यही है। क्यों? यह ना पूछो। इस पीड़ा को छोड़ने से क्या लाभ? मैं कहीं पागल न हो जाऊं। माधवी ने पीड़ित स्वर में कहा और झूले से नीचे उतर गई। भानु ने उसे पुकारा, परंतु वह बिना कुछ सुने भागती हुई हवेली की ओर चली गई। भानु चकित सी चुपचाप धीरे धीरे पांव बढ़ाती हुई उसी ओर जाने लगी। वह यही सोच रही थी कि इस झरने में ऐसा कौन सा रहस्य है जिसने माधवी को इतना अशांत बना रखा है। वह इन्हीं विचारों में खोई हुई हवेली की ओर जा रही थी कि बाग के फाटक पर माया को देखकर रुक गई। वह हाथ में कश्मीरी गर्म शॉल लिए खड़ी थी। यह क्या है? भानु ने पूछा। माँ जी ने भेजी है, ठंड बढ़ गई है। माधवी कहाँ है? भानु ने शॉल लेते हुए पूछा। शायद अपने कमरे में हो। भानु चुप रही और अपने गिर्द शॉल ओढ़ ली। जैसे ही माया उसे शॉल देकर लौटने लगी, उसने उसे पुकारा। वह रुक गई। यह दूर झरने की आवाज़ सुन रही हो ना? जी बहू जी। कितनी दूर होगा? इस बाग से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ी झील में गिरता है। क्या आपने अभी तक? नहीं, मैं इस शहर में अभी आई थी। बहुत सुंदर झील है क्या? जी, हजारों व्यक्ति यहाँ मनोरंजन के लिए आते हैं। हमें तो कोई नहीं ले गया। शायद आप ना जा सकें। क्यों? इसलिए कि कुंवर जी वहाँ कभी ना जाएंगे। तो माधवी को साथ ले? वह भी उधर नहीं जाती। आखिर क्यों? आप नहीं जानती? इसी झील ने माधवी के भाई को छीना। उसी दिन से कुंवर सिंह और माधवी वहाँ नहीं जाते। माया कहती गई और भानु चुप सुनती रही। वह झील में गिरते हुए झरने की आवाज़ को फिर से सुनने लगी। ज्यों-ज्यों शाम गहरी होती जाती थी, वह आवाज़ स्पष्ट होती जाती थी। माया बड़ी देर से उसको छोड़कर चली गई, परंतु वह वहीं बैठी झील के विचार में डूबी रही। वह सोचने लगी, तो इसलिए झरने की आवाज़ उसे बेचैन कर देती है। यह झील उसके भाई को निगल गई है। हो सकता है इस झील और झरने से संबंधित माधवी के प्रेम का कोई गहरा रहस्य हो। कहीं यह नाटक कुंवर जी और उसके प्रेम को ही ना हो, जिसे देखकर कौशल सहन न कर सका हो और आपस के झगड़े में उन्होंने उसको पानी में धकेल दिया हो। यह झील, यह झरना, माधवी का तड़पना और उनकी बेचैनी क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह स्वयं अपने भाई की मौत की उत्तरदायी हो? सहसा श्रीकांत की मोटर की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसके विचारों का तांता एकाएक टूट गया और इससे पूर्व के मोटर हवेली में प्रवेश करती वह ड्योढ़ी पार करके भीतर चली आई। तेज पांव उठाती वह अपने कमरे की ओर बढ़ी जा रही थी, परंतु उसका शंकित मन उसे बेचैन किए जा रहा था। वह अपने इन भावों को श्रीकांत पर प्रकट न करना चाहती थी और माधवी के लिए अपना मुंह तब तक न खोलना चाहती थी जब तक वह इस सत्य को न जान पाए। माधवी के कमरे के सामने वह एकाएक रुक गई। कमरे का किवाड़ खुला था। उसने धीरे से पर्दा हटाकर भीतर झांका। वह अपने बिस्तर पर औंधी लेटी हुई सिसकियां भर रही थी। भानु ने कमरे का पर्दा गिरा दिया और आगे चली गई। श्रीकांत ने जब उससे माधवी के बारे में पूछा तो बोली, सो गई। अभी से? कह रही थी नींद आ रही है। ओ, कहिए तो जगा लाऊं? भानु ने धीरे से छेड़ते हुए कहा। नहीं, ऐसा भी क्या? श्रीकांत कपड़े बदलने लगा और भानु ने माया को पुकारकर खाना लाने के लिए कहा। श्रीकांत बोला, वहीं चल के खा लेते हैं। हम दोनों ही तो हैं, यहीं मंगाए लेते हैं। क्यों? क्या माधवी खा चुकी?
नहीं, उसे भूख नहीं थी। भूख नहीं? नींद भी जल्दी आ गई? आप तो साधारण बातों पर बेचैन हो उठते हैं। जवान है, समझदार है, फिर 100 बातें होती हैं। मन किसी बात को नहीं चाहता, आप तो पीछे पड़ जाते हैं। क्या करूं? मन ही छोटा है, यूं ही अधीर हो उठता है। भानु, क्या बताऊं, माधवी से कुछ ऐसा स्नेह सा हो गया है कि एक क्षण भी न देखूं तो मन चिंतित हो उठता है। भानु चुप रही और कनखियों से श्रीकांत को देखने लगी। वह उसके मन के छिपे रहस्य को भांपने का प्रयत्न कर रही थी। माया खाना ले आई और मेज पर परोसने लगी। भानु जी, तुम खाना लगाओ, मैं अभी माजी से मिलके आया। श्रीकांत यह कहकर चला गया और भानु मन में फंसे विचारों के अजगर को समेटने लगी। वह सोचने लगी, आज वह उसकी बात मान गए हैं और वे दोनों इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं। इतनी बड़ी हवेली में यही छोटी सी तो उसकी दुनिया थी, जिसमें उसका राज्य था, जिसमें बैठकर वह आत्मसम्मान को रख सकती थी। नहीं तो पूरी हवेली में उसे माधवी का राज्य दिखाई पड़ता है। माया की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। खाना परोसा जा चुका था। भानु ने उसे कुंवरची को बुलाने के लिए भेजा और स्वयं मेज पर लगे बर्तन ठीक करने लगी। मांझी के कमरे से लौटते हुए श्रीकांत गुसलखाने के पास माधवी को खड़े देखकर रुक गया। आप कब लौटे? थोड़ी देर हुई। भानु कह रही थी तुम सो गईं? जी। वह आश्चर्य में श्रीकांत का मुंह देखने लगी। और आज खाना भी नहीं खाया तुमने? भूख न थी, वह उसकी बात को समझते हुए बोली। आओ खा लो, आज हम अपने कमरे में ही खा रहे हैं। आप खाइए, मुझे भूख नहीं। शरीर तो ठीक है? जी। वह मुस्कुराते हुए बोली। ना जाने क्यों आज नींद नहीं आ रही है। तो जाओ आराम करो। श्रीकांत ने प्यार से उसके सिर को थपथपाया और अपने कमरे की ओर चला गया। माधवी वहीं खड़ी सोचने लगी कि भानु ने ऐसा क्यों कहा। आज किस लिए वह उनका खाना अपने कमरे में ले गई? वह ऐसा क्यों चाहती है कि वह उन दोनों के बीच में ना बैठे? कभी कभी तो वह इतना प्यार जताती है कि वह मांझी और कुंवरजी के स्नेह को भी भूल जाए, और फिर उसकी अनुपस्थिति में यह विष क्यों? वह क्या चाहती है? उसका इन सबसे क्या आशय है? उसके मन की पीड़ा फूट पड़ी और आंखों से छमछम आंसू टपकने लगे। इसी दशा में वह अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अध्याय 6। माधवी, हमारे संग चलोगी क्या? कहाँ भाभी? बाजार तक। क्या कोई विशेष काम? यूं ही कुछ शॉपिंग। आप जाइए भाभी, मुझे कुछ काम है, मैं ना जा सकूंगी। भानु के बहुत कहने पर भी माधवी उसके साथ चलने को तैयार ना हुई। श्रीकांत ने पूछा, तो तुम्हारे लिए कुछ लेते आएं? लाइएगा क्या? उसने मुस्कुराते हुए कहा। भानु उत्साह से सुनने के लिए मुड़ी। ना जाने वह क्या मांगने वाली थी। एक गुड़िया लेते आइएगा। गुड़िया? क्या करोगी गुड़िया का? भानु ने झट से पूछा। मन बहलाऊंगी। मन बहलाने को साथी भी ढूंढा तो? भानु ने माधवी का मजाक उड़ाते हुए कहा। श्रीकांत बात की गहराई को ना समझता हुआ हंस पड़ा, परंतु माधवी चुप न रह सकी और उसकी बात का उत्तर देते हुए बोली, जो साथी लाई थी वह पराया हो गया। सोचा अब गुड़िया से मन लगा लूं, समय तो कट जाया करेगा। उसका यह कठोर और जचा तुला उत्तर सुनकर दोनों चुपचाप बाहर चले गए। माधवी वहां से मांझी के कमरे में आई और उनकी गोद में मुंह छिपाकर रोने लगी। क्यों बेटी, क्या हुआ? मांझी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। माधवी ने कोई उत्तर न दिया। उनकी गोद में सिर छिपाकर मन का गुबार निकालने में उसे चैन मिल रहा था। कुछ देर बाद माधवी ने अपना सिर उठाया। मांझी ने उसकी ठोड़ी को स्नेह से हाथ में लेते हुए पूछा, कुंवर ने कुछ कहा है क्या मेरी लाडली को? नहीं। तो भानु ने कहा होगा कुछ। माधवी चुप रही और उसके चुप रहने से उनको अपना विचार ठीक करना पड़ा। उन्होंने झट पूछा, क्या कहा है बहू ने? माँ जी, हाँ हाँ कहो। न जाने कुछ दिनों से वे मुझसे दूर दूर क्यों रहती हैं। तुम्हारा वहम होगा बेटी, तुम्हारे बिना और उसका साथी ही कौन है यहाँ। फिर भी वे मुझे जली कटी क्यों सुनाती हैं? उनका व्यवहार इतना कठोर क्यों है? क्या कहा उसने? माधवी ने माची को अपने मन में छिपी पूरी बातें कह दी। उसने उन्हें उस दिन की नाच वाली और रात के खाने वाली बात भी सुना दी। मांझी ने मुस्कुराते हुए से समझाया, ऐसी छोटी छोटी बातों को मन में नहीं रखा करते। कई बार स्त्रियों को ऐसी बातें करनी ही पड़ती हैं। जब तुम ब्याह ही जाओगी तो तुम भी अपने पति को अलग से ले जाकर कुछ कहा करोगी। माधवी चली गई।
परंतु माँ जी की मुस्कुराहट गंभीरता में बदल गई। उन्होंने उसे तो टाल दिया, परंतु उसके प्रति बहू का यह व्यवहार सुनकर उनके मन को बड़ी ठेस पहुंची। वे यह नहीं चाहती थीं कि उनमें से कोई ऐसी बात हो जो इस घर के वातावरण को बिगाड़ दे। पहले तो उन्होंने सोचा कि बात बेटे के सामने खोल दे, परंतु फिर यह विचार कर कि कहीं जरा सी बात का बतंगड़ ना बन जाए, वे चुप रहीं। जब वे बाजार से लौटे तो शाम हो चुकी थी। माधवी बाहरदरी में बैठी सितार के तारों से मन बहला रही थी। आज उसकी झंकार में एक विशेष व्याकुलता छिपी थी और उसे उन दोनों ने अनुभव किया। श्रीकांत उसके लिए चीनी की सुंदर गुड़िया लाया था, जो उसने उसे देने के लिए भानु को दे दी। भानु धीरे धीरे दबे पांव बारादरी में जा पहुंची। माधवी सितार बजाने में मग्न थी। भानु ने धीमे स्वर में पीछे खड़े होकर पुकारा, माधवी। एकाएक उसकी उंगलियां रुक गईं और उसने घूमकर भानु को देख, जो हाथ में गुड़िया लिए मुस्कुरा रही थी। यह लो तुम्हारी चीज। सच आप ले आई? तुमने कहा था जो। ओ। माधवी ने भानु के हाथ से गुड़िया ले ली और ध्यानपूर्वक उसके चेहरे पर बलपूर्वक लाए भावों को पढ़ने का प्रयत्न करने लगी। पसंद है क्या? आपकी लाई हुई चीज़ भला मुझे पसंद ना आए? माधवी ने उसका धन्यवाद देते हुए कहा। आप अपने लिए क्या लाई हैं? 2 क्षण चुप रहने के बाद माधवी ने उससे पूछा। भानु इस प्रश्न पर कुछ झेंप गई और फिर संभलते हुए बोली, आओ दिखाऊं। आपके कमरे में? हाँ, छोड़ो अब सितार को, कहीं कुंवर जी बुरा ना माने। वे क्यों बुरा मानेंगे? आओ। आज क्या मास्टर जी आए थे, परंतु ना जाने क्यों मैं उनके चले जाने पर यह सितार न छोड़ सकी। तुम्हें इनसे प्यार जो हो गया है? हाँ भाभी, अब ये निर्जीव तार अपने ही मन के तार लगने लगे हैं। जब इन्हें छेड़ती हूँ तो ये भी बेचैन हो उठते हैं, हर्ष से या दुख से। इन हर्ष की घड़ियों में भी कभी कभी दुख प्रकट हो जाता है। भानु आज माधवी के मुख से यह दार्शनिक बात सुनकर आश्चर्य में थी। उसके मन से उठता हुआ धुआं उसे दिखाई दे रहा था। उसने सोचा यह धुआं उसी के जीवन पर काली परछाइयाँ डालने के लिए बढ़ रहा है, परंतु वह इसे बढ़ने न देगी और सुलगते हुए अंगारे को ही समाप्त कर देगी। उसने माधवी के हाथों से सितार ले लिया और उससे उठने का आग्रह करने लगी। माधवी इनकार ना कर सकी और उसके साथ उसके कमरे में आ गई। दोनों को इकट्ठे देखकर माची के मन को शांति हुई और उन्होंने माधवी को बुलवाकर सोने की वह मूर्ति दिखाई जो भानु उनकी पूजा के लिए लाई थी। जब वह भानु के कमरे में पहुंची तो श्रीकांत भी वहां उपस्थित था। माधवी के हाथ में गुड़िया देखकर वह मुस्कुराया और पूछने लगा, क्यों, कैसी है? अच्छी है, परंतु क्या? अपने देश की लाते तो अच्छा था। यह चीनी या जापानी ना जाने अपनी बोली भी समझ सकेंगे या नहीं। माधवी की इस बात पर दोनों की हंसी छूट गई और भानु उसका हाथ खींचकर एक तरफ ले गई। भानु अपने लिए नए गहने और कुछ साड़ियाँ लाई थी। रंग बिरंगी साड़ियाँ और सुंदर गहने देखकर माधवी के मन में एक अनजान गुदगुदी होने लगी। भानु ने साड़ी उठाई और माधवी को उड़ाते हुए बोली, क्यों, कैसी है? माधवी ने घूमकर सामने शीशे में देखा और मुस्कुराने लगी। भानु बोली, दुल्हन लगती हो। माधवी ने झट से लजाकर साड़ी उतार दी। श्रीकांत मुस्कुरा रहा था। भानु ने एक दृष्टि से दोनों को देखा और लाई हुई चीज़ों को टटोलते हुए बोली, यह देखो माधवी। क्या? राखियाँ। भानु ने कई रंग की सुंदर राखियों का डिब्बा खोलते हुए कहा। माधवी ने कांपती हुई उंगलियों से राखियों को छुआ। राखी निकट आ गई है, सोचा आई हूँ तो लेती चलूँ, फिर कौन बाजार जाएगा। भानु ने उसे राखियाँ दिखाते हुए कहा और बोली, पसंद है? बहुत सुंदर, तुम भी ले लो। मैं क्या करूँगी? किसी को तो बांधती। कहते कहते भानु रुक गई। माधवी की आंखों में आंसू मोतियों से कांप रहे थे। भानु ने उसे देखते हुए फिर कहा, ओ, भाई की याद आ गई। राखी का त्यौहार भी तुम पर कितना जुल्म ढाने आता है। भानु, ऐसा ना कहो, ले लो माधवी, इनमें से कोई। श्रीकांत ने झट से बढ़कर राखी का डिब्बा अपने हाथ में ले लिया। माधवी ने श्रीकांत को देखा। लगता था उसकी आंखें भी भीग आई थीं। श्रीकांत ने बात पूरी करते हुए कहा, हाँ हाँ ले लो, क्या तुम मुझे राखी ना बांधोगी? माधवी की बरसती आंखों ने अपने इर्द गिर्द देखा और कांपती उंगलियों से एक राखी चुन ली और बाहर भाग गई। उसके जाने के बाद कमरे में एक मौन सा छा गया
और दोनों मूर्ति बने एक दूसरे को देखने लगे। भानु, ये तुमने क्या किया? क्या? उसे भाई की याद क्यों दिलाई? मैं क्या जानती थी वह इतनी अधीर हो उठेगी। तुम किसी दुखिया बहन के मन को क्या जानो? श्रीकांत धीरे से बड़बड़ाया और अपनी हथेलियां भींचते हुए क्रोध से बाहर निकल गया। भानु ने पर्दा उठाकर बाहर देखा। वह माधवी के कमरे की ओर जा रहा था। वह बाजार से लाई हुई चीजें संभाल रही थी और उसके मन पर नश्तर चल रहे थे। वह सोच रही थी, कुंवर जी को भाई कहते हुए माधवी के ओठ क्यों कांपते हैं? वह उन्हें भैया कहकर क्यों नहीं पुकारती? इससे पहले तो उन्होंने कभी उससे राखी नहीं बंधवाई। क्या दोनों के मन में प्रेम की अग्नि तो नहीं धधक रही? क्या वे अपनी कामनाओं को समाज के झूठे पर्दे में तो नहीं ढक रहे? न जाने उसके विचारों का तांता कहाँ तक पहुँचता यदि वह द्वार पर आहट सुनकर चौंक न पड़ती। माया भीतर आई और उसने खाना लग जाने की सूचना दी। जब वह बाहर जाने लगी तो भानु ने उसे पुकारा और पूछा, कुंवर जी कहाँ हैं? माधवी के कमरे में। माया, एक बात बताओ। पूछिए। जब कौशल जीता था तो क्या उसमें और कुंवर जी में बहुत प्यार था? जी बीबी जी, दोनों एक दूसरे पर प्राण देते थे। और माधवी? वह तो दोनों के ओठों की मुस्कान थी। माँ जी के सामने भी क्या वह? माछी तीनों को एक समान प्यार करती थीं। कुंवर जी और कौशल उनके साथ बैठकर एक थाली में खाना खाते थे। जब हिम्मत सिंह स्वर्गवासी हुए तो ये किस उम्र के थे? मैं तो उस समय बहुत छोटी थी। हाँ, सुना है उनके मरने पर दोनों छोटे छोटे थे। माँ जी ने दोनों को पाला है। क्या तुमने कोई ऐसी बात देखी या सुनी कि दोनों में अनबन? नहीं मालकिन, वे दोनों एक प्राण थे। भानु ने और कोई प्रश्न न किया और माया एक बार फिर खाने की याद दिलाकर बाहर चली गई। प्रश्नों की बौछार करने पर भी भानु के मन को सांत्वना ना मिली। उसकी शंका अडिग रही। खाने की मेज पर अजीब सा मौन था। माँ जी बार बार थाली से आंखें उठाकर उनके मुख से मन के भाव पढ़ने का प्रयत्न करतीं। वे जानती थीं कि आज कोई ऐसी बात हुई है जो उनसे छुपाई जा रही है। बहू, आखिर उनसे ना रहा गया। जी माँ जी, क्या कोई झगड़ा हुआ है? नहीं तो फिर तुम तीनों ये मुंह फैलाए क्यों बैठे हो? वह चुप हो गई। श्रीकांत ने भी टाल दिया, परंतु माधवी दूर कहीं अपनी दुनिया में खोई हुई थी। एक दो बार जो माझी ने उसे पुकारा तो वह एकाएक चौंकते हुए बोली, जी, मुझसे पूछा कुछ? कहाँ थी तू? यही माँ जी। यह तो मैं भी देख रही हूँ, परंतु यह सूरत क्या बना रखी है? नहीं तो शीशे में भी देखा है कभी अपने चेहरे को? कैसा पीलापन सा छा रहा है, जैसे एक समय से रोगड़ी हो। तेरे मुख की रौनक को क्या हो गया है? खाते पीते यह क्या दशा बना रखी है? हाँ माँ जी, भानु झट बोल उठी। कितनी बार पूछा, कुछ बताती ही नहीं। भीतर ही भीतर घुली जा रही है। क्या तुम्हारी भाभी सच कह रही हैं? माँ जी ने फिर प्रश्न किया। माधवी ने आंखें उठाकर भानु की ओर देखा, जैसे उससे पूछ रही हो, मेरे मन की पीड़ा आप कब से समझने लगीं? उसके मौन को समझते हुए और अपनी घबराहट को समाप्त करने के लिए भानु ने माँ जी से कहा, माँ जी, कोई अच्छा सा वर देखकर अब इसका ब्याह कर देना चाहिए। माधवी ने यह सुनकर लज्जा से आंखें झुका लीं और खाना छोड़कर अपने कमरे में चली गई। उसके चले जाने के बाद माझी ने कहा, बहू, ब्याह तो कर दूंगी, परंतु सोचती हूँ इसके साथ हवेली की रौनक चली जाएगी। तुम दोनों तो एक दूसरे के सहारे जी लोगे, मैं कैसे जीऊँगी? यह कहते कहते माझी की आंखों से आंसू टपक पड़े। भानु चुप थी और श्रीकांत धीरे धीरे खाना खा रहा था। दूसरे दिन भानु माधवी को लेकर अपने मायके चली गई। वैसे तो माधवी उसके साथ ना जाती, परंतु वह अपनी नाराजगी उस पर स्पष्ट न होने देना चाहती थी। वह जानती थी कि उसकी जरा सी भूल भी श्रीकांत और माझी का चैन लूटने को बहुत है। इसलिए वह भरसक यही प्रयत्न करती कि वह भानु को शिकायत का कोई अवसर न दे। भानु के मायके में माधवी को बड़ी आवभगत हुई और वह कुछ देर के लिए भूल गई कि भानु उसके प्रति अपने मन में कितनी ईर्ष्या रखती है। वापसी पर भानु के मायके वालों की मोटर उन्हें छोड़ने आई। भानु ने ड्राइवर को पहले ही गाड़ी झील के रास्ते ले चलने का आदेश दे दिया। जब गाड़ी झील के किनारे पहुंची तो उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रुक गई और भानु खिड़की से बाहर झील का सुंदर दृश्य देखने लगी। ढलते हुए सूरज की किरणें पानी को सोना बना रही थीं। माधवी बड़े समय के बाद यहाँ आई थी। गाड़ी रुकते ही वह झट से बोली, भाभी, शीघ्र चलो। क्यों? देर हो रही है।
माँ जी हमारी बाहर जोट रही होंगी। तो क्या हुआ, देखो कितना सुंदर दृश्य है, आओ थोड़ा घूमें। भाभी यहाँ से चलो, मेरा दम घुटा जा रहा है। यह खुला खुला वातावरण और दम घुट रहा है। चल बाहर निकल। भानु ने मोटर का दरवाज़ा खोला और बलपूर्वक खींचकर माधवी को नीचे उतार लिया। नीचे उतरते हुए उसका शरीर कांप रहा था, परंतु इस कंपन में छिपा उसके मन का कोई रहस्य जानने के लिए भानु व्याकुल थी। अरे चल भी, डर कैसा, घबराहट कैसी, तुझे कोई खा थोड़े ही जाएगा, मैं जो तेरे साथ हूँ। भानु उसे खींचती हुई झील के किनारे हरे भरे मैदान में ले गई। माधवी चुप हो गई और भाभी के साथ चलने लगी। थोड़ी देर बाद भानु बोली, झील का किनारा, यह ठंडी ठंडी हवा, सुहावना समय, सर्वत्र मन को शांति देने वाला एक मौन, झील में गिरता हुआ झरने का पानी, उसकी मधुर आवाज़ जैसे कोई छेड़ रहा हो, तुम्हारे सितार से भी मधुर। क्यों माधवी, कैसा लगता है यह सब? भानु कहे जा रही थी और माधवी चुपचाप सुनती जा रही थी। इस ठंडी हवा में भी उसके मुख पर पसीने की बूंदें फूट रही थीं। भानु ध्यानपूर्वक उसके मन में उठते हुए ज्वार भाटे को अपने मन की तारों से अनुभव कर रही थी। शायद इन तारों से उठती झंकार उस पर सब रहस्य प्रकट कर दे। परंतु माधवी की था पाना कुछ सरल न था। उसका मन इस झील के समान विशाल और गहरा था। भानु ने बड़ा प्रयत्न किया कि उसके मुंह से कुछ बातें कहलवाए, परंतु वह चुप रही। आखिर भानु ने आखिरी जाल फेंका और गंभीर मुद्रा में बोली, माधवी, कहते हैं इसी झील में तुम्हारे भैया डूब गए थे। हाँ भाभी। क्या वह इतनी गहरी है? मैं क्या जानूं, भैया का तो निशान भी नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं माधवी? वह स्वयं ही बोलते बोलते चुप हो गई। कहो भाभी, चुप क्यों रह गईं? रहने दो, कोई विशेष बात नहीं, यूं ही कोई अनोखा विचार मन में आ गया था। कह डालिए, कैसा विचार? भानु ने आंखें उठाकर उसके गंभीर मुख पर दुख की रेखाएं देखीं और चंद क्षण के मौन के पश्चात धीमे स्वर में बोली, कहें तुम्हारे भैया के डूबने में किसी दूसरे का हाथ ना हो। नहीं भाभी, यह असंभव है। उससे किसी का वैर? नहीं नहीं, वह ऐसे ना थे, उनका कोई भी दुश्मन ना था। भाभी, तुमने उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा। वे तो देवता थे, देवता से वैर रखकर किसी को क्या लेना था। यह कहते कहते उसकी पलकों में आंसू मोती बनकर कांपने लगे। क्षण भर रुककर वह फिर बोली, और यह भी तो हो सकता है। कैसे? उस दिन तो कुंवर जी भी उनके साथ थे, क्या पता इनमें उन्हीं का हाथ हो। भाभी, माधवी ने चीखकर उसकी ओर देखा। वह आश्चर्य में थी कि कैसे बिना हिचकिचाए कोई स्त्री अपने पति पर हत्या का आरोप लगा सकती है। भाभी, यह कैसा विचार है? वे तो एक दूसरे को प्राणों से भी अधिक चाहते थे। अरे तू तो घबरा गई, मैं तो यह जानना चाहती थी कि कहीं तुमने इन पर तो शंका नहीं। माधवी ने सांत्वना की सांस ली और ओठों पर फीकी हंसी लाते हुए बोली, भाभी, कुंवर जी की इज्जत तो मेरी आंखों में भैया से भी अधिक है, इसलिए तो वे तुम्हारा ध्यान रखते हैं। भाभी, अब चलो यहाँ। अरे ठहर तो। हाँ माधवी, तू तो हर वर्ष इन्हें राखी बांधती होगी। नहीं भाभी, यह पहला अवसर है। ओ, मैं भी आश्चर्य में थी कि यह तुम दोनों की कैसी लगन है, दोनों एक दूसरे से झेंपते रहते हो। मुझे तो कभी कभी संदेह होने लगता है कि। कैसा संदेह? गंभीर होते हुए माधवी ने पूछा। अरे रहने दे, गालियां देगी कि भाभी भी क्या बेतुकी बातें सोचती है। तुम्हें मेरी सौगंध, जो मुझसे छुपाओ। बुरा तो ना मानोगी? नहीं, मैंने सोचा शायद तुम एक दूसरे को प्रेम करते हो। माधवी भानु की यह बात सुनकर चंद क्षण चुप खड़ी उसकी सूरत देखती रही और फिर एकाएक अनायास ही हंसने लगी और फिर कठिनाई से हंसी रोकते हुए बोली, भाभी, इसमें झूठी क्या है? तो मैं हृदय से उनसे प्रेम करती हूँ। और वे? भानु ने झट पूछा। उनके मन की मैं क्या जानूँ, वे भी तो ऐसा ही कहते हैं, परंतु हमारी यह चाहत, यह प्रेम, यह लगाव निराला है। इसमें घमंड नहीं, पीड़ा नहीं, रोना चीखना, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें शांति है। इस प्रेम को स्नेह कहते हैं। परंतु भाभी, तुम इसे न समझोगी। तुम एक पत्नी हो और तुमने एक ही ढंग की चाहत मन में रखी है। माधवी की यह बात सुनकर भानु को चुप रहना पड़ा और दोनों मोटर की ओर चल दीं। झील के पानी में झरना वैसे ही गूंज उत्पन्न कर रहा था। माधवी, भानु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह रुक गई और उसकी बात सुनने को मुड़ी। एक प्रार्थना है, मानोगी? क्या भाभी?
वचन दो कि जो कहूँगी मन में ही रखोगी। कहो तो उन्हें राखी ना बांधना। क्यों? यूं ही, मन में भ्रम है। यदि कर सको तो। क्या? क्षण भर रुककर उसने माधवी की घबराहट का निरीक्षण किया और फिर बोली, जैसे तुम भाई के समान मन से प्यार करती हो वह कहीं। नहीं नहीं माधवी, जो जी मैं आए करो। मेरा तो दिमाग चल गया है, जाने क्या कहे जा रही हूँ। भानु बात को अधूरा ही छोड़ चलने लगी, परंतु माधवी ने उसे बाँह से पकड़कर रोक लिया और उसकी घबराई आंखों से आंखें चार करते हुए बोली, मैं समझ गई भाभी, ऐसा ना होगा। माधवी ने वचन देते हुए कहा। भानु ने उसे गले लगाना चाहा, परंतु वह परे हट गई। मोटर अपनी पूरी गति से हवेली की ओर भागी जा रही थी और दोनों पिछली सीट पर मूर्तिमान बैठी एक ही गाड़ी में बैठे दो अनजान यात्रियों के समान एक दूसरे को ताक रही थीं। अध्याय 7। भानु, माधवी कहाँ है? मैं क्या जानूं? माँ, तुमने उसे देखा है क्या? नहीं तो थोड़ी देर पहले तो रसोई घर में थी। माया मिली क्या? नहीं मालिक, वह कमरे में नहीं है। न जाने वह कहाँ चली गई। श्रीकांत मुट्ठियां भींचकर इधर उधर देखने लगा। बानू चुप खड़ी रही, परंतु माजी उसे चिंतित देखकर बोली, यह घबराहट क्यों? यहीं कहीं होगी। श्रीकांत ने कोई उत्तर न दिया। वह चुपचाप हवेली के कमरे छानने लगा। भानु मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई। पूरी हवेली का चक्कर लगाकर एक बार फिर वह माधवी के कमरे में आया। वह सामने बाहर वाली खिड़की में बैठी बाग में झूलते हुए पेड़ों को देख रही थी। उसे एकाएक सामने देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्नता भी। आहट पाते ही माधवी ने गर्दन मोड़कर श्रीकांत को देखा और खिड़की से नीचे आ गई। वह उदास और चुप थी। कहाँ थी तुम? कहीं नहीं। अभी तो मैंने तुम्हें देखा, कमरे में न थी। माया भी कह रही थी कि तू वहाँ नहीं थी। मैं नहा रही थी। ओ, धूप छत पर आ पहुंची है। सबके सब भूखे बैठे हैं। तो राखी ना बांधोगी मुझे? वह चुप रही। उसकी आंखों से आंसू ढुलककर गालों पर आ गए। श्रीकांत ने उसके मन की पीड़ा को अनुभव किया। शायद उसे कौशल की याद आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए पास जाकर रुमाल से उसके आंसू पोंछ डाले। पगली, यह शुभ दिन, आज भी कोई भाइयों के लिए रोता है? चलो निकलो, निकालो राखी और बांधो। माधवी ने मौन दृष्टि उठाकर श्रीकांत की ओर देखा। उसकी आंखों में चाह थी और मन में उमड़ता हुआ स्नेह बरसा ही चाहता था कि हृदय की कोमल भावनाओं ने मस्तिष्क की कठोरता को दबा दिया और उसने झट तकिए के नीचे से वह राखी निकाली जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। एकाएक उसके मन में किसी विचार ने अंगड़ाई ली। माधवी, क्या यह संभव नहीं कि कौशल की मौत में कुंवरजी का हाथ हो? आखिर यह बात उसने किस आधार पर कही? उसने कुंवरजी को देखा, वे प्रतीक्षा कर रहे थे। वह धीरे धीरे राखी लिए उनके पास आई। यह मुझे घूरकर क्यों देख रही हो? श्रीकांत उसकी पथराई हुई दृष्टि देखकर बोला। वह फिर चुप रही। उसके मस्तिष्क में यह विचार निरंतर चोटें लगा रहा था। क्या भाभी की इस बात में सत्य है? उसके मन में यह शंका क्यों उत्पन्न हुई? श्रीकांत ने मुस्कुराते हुए राखी बंधाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। माधवी ने राखी हाथ में उठाई कि उसके दिमाग में चोट लगी। राखी को यूं ही हाथ में उठाए वह उस दिन वाली झील की सैर की कल्पना करने लगी। उसे भानु का दिया वचन याद आया। क्या यह केवल उसका भ्रम है कि उसका कुंवरजी से भाई के समान संबंध रखना अशुभ है? वह अपने भैया के लिए भी तो अशुभ थी और शायद उसी की छाया में वह डूब गए थे। वह उनकी मौत का कारण थी। उनके हाथ पांव कांप रहे थे, आंखें पथरा गई थीं और ओठ थरथरा रहे थे। उसके मस्तिष्क पर मौत की परछाइयाँ पड़ने लगीं। उसकी चीख निकल गई और वह झट अपना हाथ खींचकर बिस्तर पर औंधी गिरकर सिसकियां भर भर कर रोने लगी। श्रीकांत चुपचाप खड़ा उसकी हार्दिक पीड़ा को अनुभव करता रहा। वह उसे चुप न कराना चाहता था, इसलिए कि वह जी भरकर मन की पीड़ा निकाल ले। जब कुछ देर तक वह रो चुकी तो श्रीकांत उसके पास जाकर झुकते हुए बोला, माधवी, मुझे पता ना था कि भैया की याद तुम्हें इतनी दुखी कर लेगी। राखी तो ना बांध सकी, हाँ, बड़े भाई का यह उपहार ले लो। इतना कहकर वह लंबे डग भरता हुआ तेजी से बाहर चला गया। माधवी औंधी गिरी यह सब सुनती रही। उसके हाथों में पकड़ी राखी भीग गई थी, सिसकियां थम गई थीं। उसने धीमे से अपना शरीर उठाया और इस उपहार को देखा जो कुंवरजी बिस्तर पर छोड़ गए थे।
वह जड़ाऊ कंगन की एक जोड़ी थी जो वह रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बहन के लिए लाया था। उसने उस किवाड़ की ओर दृष्टि दौड़ाई जहां से वह कुछ देर पहले बाहर गया था। दरवाजे में लगा पर्दा लहरा रहा था। उसके मन में कोई विचार आया और वह उठ बैठी। उसने कंगन उठाकर भीगी पलकों से लगा लिए और राखी उठाकर बाहर निकल आई। माधवी के कमरे से लौटकर श्रीकांत सीधा अपने कमरे में आ गया। भानु दीवार के साथ लगी मेज पर से सब उपहार बिखेर रही थी और जो उसके मायके वालों ने राखी के त्योहार पर भेजे थे। उसके हाथों में अभी तक 100 के 10 नोट मचल रहे थे जो उसका भाई उसे दे गया था। ये सब चीज़ें और रुपयों की झलक वह श्रीकांत को दिखाना चाहती थी जिससे वह अपने मायके वालों की बड़ाई कर सके, परंतु श्रीकांत को देखने का अवकाश न था। उसका अपना मन आज बड़ा दुखी था। उसकी समझ में अब तक यह नहीं आ रहा था कि एकाएक माधवी को क्या हुआ जा रहा है। यदि वह यूं ही उससे मन के घाव छिपा छिपा कर रोती रही तो वह एक दिन पागल हो जाएगी। यह विचार उसको बेचैन कर रहा था। सिर को हाथों से पकड़कर वह एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। भानु ने उसकी बेचैनी का अनुमान लगाया और हाथों में पकड़े हुए नोटों को मेज पर रखकर उसके पास आ खड़ी हुई। श्रीकांत सिर झुकाए चुप बैठा रहा। कुछ समय खड़ी रहने के बाद उसने हथेली से उसका चेहरा उठाया और बोली, यह सूरत क्या बना रखी है आपने? माधवी, वह कहते कहते चुप हो गया और भानु की उंगलियों को अपनी उंगलियों में लेकर मसलने लगा। क्या हुआ? भानु ने गंभीर होते हुए पूछा। उसने मुझे राखी नहीं बांधी। ओ, तो यह बात है। आप उसे कंगन दे आए? हाँ, उनका राखी से क्या, वह तो देने ही थे। मैं पहले से ही जानती थी। क्या? इसलिए कि उसके मन में खोट है। भानु, यह तुम क्या कह रही हो? आप ही कहिए। आपको उसने कभी भैया कहकर पुकारा है? वह ऐसा क्यों कहने लगी? कौशल की याद जो आ जाती है। उसे भी तो वह भैया कहती थी। कौशल कौशल, ना जाने इस घटना को पर्दा बनाकर वह क्या चाहती है। भानु, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी बुद्धि, आप स्त्रियों के मन को क्या समझें। इतना समय बीत गया, दुनिया भर के आराम आपने एकत्र कर लिए, फिर भी भाई की मौत का दुख पीछा नहीं छोड़ता। यह क्यों कर संभव है? तुम उसके मन को नहीं जानती। उसका हृदय बड़ा कोमल है, भावुक है। उसने चोट खाई है, पीड़ा हो और वह ना कहे, परंतु उसके हृदय में जो वास्तविक तूफान छिपा अंगड़ाइयाँ ले रहा है उसे तो मैं भली प्रकार समझती हूँ। किस तूफान से आशा है तुम्हारा? अब क्या कहूँ आपसे? यह कहते ही भानु बेचैन हो गई और श्रीकांत ने अनुभव किया कि वह उससे कोई रहस्य छुपा रही है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, श्रीकांत ने उसकी बाह को पकड़ते हुए कहा। तो सुनिए, वह आपसे प्रेम करती है और इसी ज्वाला में सुलगती रहती है। भानु, श्रीकांत ने चीखकर पुकारा और उसे छोड़ दिया। आप क्या जाने कि यह सोच सोचकर मेरी क्या दशा हो रही है। मैंने कितनी बार आपसे कहा कि उसका ब्याह कर दें, परंतु आप सुनते नहीं। भगवान न करे इस लड़की को कुछ हो गया तो हम कहीं के ना रहेंगे। श्रीकांत उसकी बात सुनकर चुप हो गया और भिजी हुई मुट्ठियों को धीरे धीरे खोलने लगा। उसे विश्वास न आ रहा था कि भानु ने यह एकाएक क्या कह दिया है। उसने उसकी भीगी हुई पलकों को देखा और धीमे स्वर में कहा, विश्वास नहीं आ रहा। तुम क्या कह रही हो? आप क्यों विश्वास करने लगे? परंतु तुमको उसने ऐसी बात क्यों कर कही? मुझसे नहीं, माया से। क्या? कुंवर जी कहते हैं कि मैं उनको राखी बांधूं, परंतु यह कैसे संभव है, जिसे मैं बचपन से मन का देवता मानकर उसकी पूजा कर रही हूँ, जिसके प्रेम में सुलगती हुई लकड़ी की भांति मौन जल रही हूँ, मैं उसे भाई के नाते में कैसे बांध सकती हूँ? उसी समय आहट हुई और दोनों चौंक गए। सामने लगा हुआ पर्दा हटा और उसके पीछे से माधवी बाहर निकली। वह उसके पीछे छिपी उनकी सब बातें सुन रही थी। उसके गालों पर अभी तक सूखे हुए आंसुओं के निशान थे। उसकी उंगलियों में रंगीन रेशमी डोरे की राखी थी। वह धीरे धीरे बढ़ती हुई एकटक भानु की ओर देखे जा रही थी, जो अचानक उसे पर्दे के पीछे से निकलते हुए देखकर सिर से पांव तक कांप गई थी। भानु के पास आकर वह उसके सामने खड़ी हो गई और गंभीर स्वर में बोली, भाभी घबराओ नहीं, मेरे पांव बंधे हुए हैं, मनोमस्तिष्क जकड़े हुए हैं, परंतु हाथ तो अभी स्वतंत्र हैं।
उन्हें आप कैसे रोक पाएंगी? यह कहते हुए उसने हाथ में पकड़ी हुई राखी श्रीकांत की कलाई पर बांध दी। वह चुप बैठा, कभी उसे और कभी अपनी पत्नी को देखने लगा, जो लज्जा से पसीने में भीगी जा रही थी। राखी बांध चुकने के बाद माधवी ने फिर भानु की ओर देखा और कहा, हाँ कहो भाभी, क्या कहा माया ने आपसे? मैं बचपन से इन्हें प्यार करती हूँ, तो इसमें झूठी क्या है? यह जानकर आप जलने क्यों लगीं? प्यार तो हम दोनों करती हैं। आप अपने स्वार्थ और वासना के लिए अपने पति को चाहती हैं और मैं अपने जीवन रक्षक को भाई के रूप में मानती हूँ। कल तो आप माची को भी संदेह की दृष्टि से देखेंगी। वे भी तो आपके पति को प्राणों से अधिक प्यार करती हैं। माधवी, भानु ने चीखकर उसकी जुबान बंद करनी चाहिए। भाभी, आज ये जुबान बंद ना होगी। आपने स्वयं ही तो यह सब कहने पर विवश कर दिया है। कह दीजिए ना मन की बात, यही निर्णय हो जाए। चोर की चोरी के लिए उकसाना और साहू को होशियार करना, यह कहाँ का न्याय है? माधवी, यह तुम्हें क्या हो गया है? श्रीकांत ने बीच में कहा। आपकी माधवी पागल हो गई है। उसके मन के घाव को आपकी पत्नी ने कुरेद कर नंगा करना चाहा है। आप ही कहिए, आप यदि मेरे स्थान पर ये होती तो क्या आपके अगणित एहसानों को देखकर आपको ना चाहने लगती, आपसे प्यार ना करने लगती? और प्यार प्यार में अंतर होता है। क्या वे अपने भैया से प्यार नहीं करती? क्या ये अपने माता पिता की आंखों का उजाला नहीं? क्या वे संसार भर के सुख इनके चरणों में ला रखने का प्रयत्न नहीं करते? क्या वे इन्हें हंसते हुए गाते हुए नहीं देखना चाहते? यदि आपने मेरे लिए वही सब कुछ किया तो इसके मन में जलन क्यों होने लगी? नहीं बातमी, तुम्हें कुछ समझने में भूल हुई है। भूल की छाया में तो ये हैं जो किसी कोमल हृदय पर अंगारे रख देना चाहती हैं, जो व्यर्थ का दोष लगाकर साफ और निर्मल जीवन पर काले धब्बे लगाना चाहती हैं, परंतु यह नहीं जानती कि जिस मन में सदा अमृत बरसा हो उसमें विष भरना कितना कठिन है। यदि मेरे मन में पाप होता तो मैं उसी दिन घर छोड़ देती जब इन्होंने आप पर दोष लगाकर कहा था। क्या यह संभव नहीं कि तुम्हारे भैया की मौत में कुंवर जी का हाथ हो? माधवी, श्रीकांत क्रोध में चिल्लाया और अपना स्थान छोड़कर खड़ा हो गया। उसे अभी तक विश्वास न आ रहा था कि माधवी में इतना साहस कैसे आ गया। माधवी की सूखी आंखों में फिर से आंसू भर आए और उसके ओठ थरथराने लगे। इससे पहले कि श्रीकांत उससे कुछ कहता या भानु कोई उत्तर देती, वह तेजी से कमरे से बाहर चली गई। श्रीकांत ने पीछे से पुकारकर उसे रोकना चाहा, परंतु उसने कुछ ना सुना। कमरे में चंद क्षण मौन रहा। लज्जा से झुकी हुई भानु में अब इतना बल ना था कि अपने पति से आंखें चार करके कुछ कह सके। श्रीकांत क्रोध वृद्धि दृष्टि से उसकी ओर देख रहा था। आखिर वह सहन न कर सका और बोला, भानु, तुम्हारे मन में इतने नीच और तुच्छ विचार हो सकते हैं, यह मैं न जानता था। तुमने अपने प्यार के लिए किसी दूसरे का अधिकार छीनने का प्रयत्न किया है। इसका मुझे खेद नहीं, दुख तो इस बात का है कि तुमने प्यार में विष उड़ेल दिया है। तुम्हारी यह इच्छा है न कि वह इस घर में रहे। चिंता ना करो, मैं उसे शीघ्र पूरा कर दूंगा। यह कहकर श्रीकांत ने घृणा से अपना मुंह मोड़ लिया और तेजी से बाहर निकल गया। वह रात अंधेरी और तूफानी थी। आकाश काली घटाओं से घिरा हुआ था। तेज हवा साएं साएं करती हवेली की दीवारों से टकराकर एक भयानक शोर उत्पन्न कर रही थी। श्रीकांत अपने बिस्तर पर लेटा तूफान की भयंकरता का अनुमान लगा रहा था। उसकी आंखों में आज नींद न थी। वह अपने में व्याकुलता लिए करवटें बदल रहा था। बेडलाइट का धीमा प्रकाश कमरे में फैल रहा था। उस मध्यम प्रकाश में कमरे की हर चीज़ दिखाई दे रही थी। कई बार दृष्टि उठाकर उसने भानु की ओर देखा, जो उसकी ओर पीठ किए सो रही थी। वह जानता था कि नींद उसकी आंखों में भी नहीं। हल्की हल्की सिसकियों से यह भी जान पड़ता था कि वह लेटी रो रही है। श्रीकांत ने उसे मनाना उचित न समझा। उसे रह रहकर यह विचार आता कि उसने वह झूठ क्यों बोला। फिर उसे माधवी का ध्यान आया। अभी तक उसकी सूरत उसकी आंखों के सामने थी। उसके गालों पर आंसू गंगा जमुना की तरह बह रहे थे। तो क्या सचमुच उसे अब माधवी को ब्याह कर देना चाहिए? अब वह सयानी हो गई है। शायद भानु ठीक ही कहती है। उसके दुखी हृदय में प्रसन्नता के अंकुर तभी फूटेंगे जब कोई उसका जीवन साथी बनेगा। आखिर उसके मन में भी तो आशाएं आकांक्षाएं हैं। उसका भी तो कोई जीवन लक्ष्य है। वह भी कोई घर चाहती है जिसे वह अपना कह सके, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना हो, जो उसका ब्याह करना ही पड़ेगा। परंतु जब वह चली जाएगी तो हवेली सूनी न हो जाएगी।
अचानक कमरे के बाहर आहट हुई। कोई किवाड़ खटखटा रहा था। वह चौंक कर उठ बैठा। भानु भी अपने बिस्तर पर बैठ गई। बाहर किसी ने श्रीकांत को पुकारा। श्रीकांत झट से नीचे उतरा और द्वार तक जा पहुंचा। भानु घबराकर कंबल छोड़कर बैठ गई। जो ही श्रीकांत ने किवाड़ खोला, माजी भीतर आईं। वे घबराई हुई दिखाई पड़ती थीं। उखड़े स्वर में श्रीकांत की ओर देखते हुए बोली, माधवी, क्या हुआ उसे? श्रीकांत ने माँ को बाहों का सहारा देते हुए पूछा। कहीं चली गई। कहीं चली गई? कहाँ? कब? आज रात मेरे कमरे में सोई थी। अचानक जो आंख खुली तो वह अपने बिस्तर पर न थी। अपने कमरे में हो शायद। नहीं मालिक, झट से माया बोली। वह माजी के साथ ही कमरे में आई थी। मैंने सब ओर ढूंढा देखा, पर वह कहीं नहीं मिली। केवल ये कंगन मिले हैं। माया ने हाथ बढ़ाकर कंगन कुंवरची को दे दिए। कहाँ मिले थे? उसके बिस्तर पर। सितार और कंगन दोनों वहीं रखे थे। भानु भी चारपाई से उतरकर वहां चली आई। श्रीकांत चंद क्षण तक स्थिर खड़ा उसे देखता रहा। उसे कुछ सूझ न पड़ता था कि वह किससे और क्या प्रश्न करे। आखिर इस तूफानी रात में वह कहाँ गई? अभी वह सोच ही रहा था कि साधु वहां आ पहुंचा। माची ने उससे पूछा, क्यों, कुछ पता चला? कहीं भी नहीं। मैंने हवेली का कोना कोना छान मारा। चौकीदार भी कहता है कि उसने किसी को बाहर जाते नहीं देखा। श्रीकांत फिर भी चुप रहा। उसके मस्तिष्क में निरंतर तूफान की आवाज़ गूंज रही थी। झरने की आवाज़ और भी भयंकर थी। एकाएक जाने क्या सोच उसने मेज से टॉर्च उठाई और बाहर चला गया। मोटर गाड़ी स्टार्ट करके उसने सड़क पर डाल दी। वर्षा तेज हो गई थी और पानी की बौछार चिनार के ऊंचे पेड़ों से टकराकर बड़ा डरावना समा उत्पन्न कर रही थी। गाड़ी की रोशनी दूर तक अंधेरे को चीर रही थी। श्रीकांत की दृष्टि निराश होकर लौट आती। माधवी का कहीं भी निशान नहीं था। कई बार वह गाड़ी को मोड़कर आसपास के वृक्षों के झुंडों को भी देखता, परंतु व्यर्थ। उसने गाड़ी को झील के किनारे रोक दिया और टॉर्च लेकर बाहर निकल आया। चारों ओर जल थल हो रहा था। उसकी आंखें दूर दूर तक अंधेरे को चीरने लगीं। अचानक वह एक छाया को देखकर ठिठक गया। कुछ फासले पर कोई झील के किनारे धीरे धीरे चल रहा था। श्रीकांत को विश्वास हो गया कि हो ना हो वह माधवी ही है जो झरने की ओर बढ़ रही है। वह तेज तेज पांव उठाकर उसका पीछा करने लगा। जब दोनों में फासला कम रह गया तो उसने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ती हुई छाया पर डाली। छाया रुक गई और जाने वाले ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। श्रीकांत ने झट उसे ऊंचे स्वर में पुकारा, माधवी। माधवी ने उसकी आवाज़ सुनकर भागना आरंभ कर दिया। श्रीकांत ने भी अपनी गति तेज कर दी और शीघ्र ही उस तक जा पहुंचा। माधवी रुक गई और घूमकर बिना कुछ कहे उसे देखने लगी। उसके गंभीर मुख पर कोई बड़ा भयानक निश्चय छुपा हुआ था। क्या वह कौशल के समान झरने को गले लगाने जा रही थी? माधवी, यह क्या? इतनी रात गए क्या कोई घर से बाहर आता है? श्रीकांत ने उसकी बाँह पकड़ते हुए पूछा। मुझे न रोकिए, मुझे जाने दीजिए। वह हाथ छुड़ाते हुए बोली। कहाँ? कहीं भी। मैं आप लोगों का सुख चैन लूटकर वहाँ ना रहूँगी। पागल हो गई है क्या? कुछ भी समझिए, छोड़ दीजिए मुझे। माधवी ने बलपूर्वक छूटकर भागना चाहा, परंतु श्रीकांत ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और जोर से झंझोड़ा। वर्षा की बौछार दोनों को भिगो रही थी। माधवी के मन में उठते हुए तूफान थम रहे थे। वह बहुत छटपटाई, चिल्लाई, परंतु श्रीकांत ने एक न सुनी और उसे खींचता हुआ पीछे की ओर ले चला। गाड़ी का किवाड़ खोलकर उसने माधवी को भीतर बैठने का संकेत किया। आप मुझे वापस ले जाकर क्या कीजिएगा? डरी हुई दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए रोकर वह बोली। यह मैं जानता हूँ, तुम नहीं। श्रीकांत की आंखों से मानो अंगारे निकल रहे थे। भाभी क्या कहेंगी? मैं फिर उन्हें तंग करने चली आई। तुम्हें एक भाभी का विचार है ना, परंतु मुझे सबका है। दुनिया का, मांझी का, तुम्हारे जीवन का, कौशल को दिए हुए और सबसे अधिक अपना। तुम नहीं जानती तुम्हारे चले जाने से मेरे दिन मन की दशा क्या होगी। वह तुम ना समझोगी। तुम दुख सहती हो ना, रोना भी जानती हो, और अब घर छोड़कर भाग जाना भी सीख लिया है तुमने। परंतु मैं क्या करूँगा? मुझे तो दुनिया को भी रखना है और मन को भी। भैया, आज मेरे स्थान पर कौशल होता तो क्या इतनी रात गए तुम घर से निकलती? लोग क्या कहेंगे? बदनामी किसकी होगी? भैया, मुझे क्षमा कर दो। मैंने बड़ी भूल की। अनजान में ना जाने क्यों मैं पागल हो गई थी।
मैं वचन देती हूँ कि अब किसी के मन को ठेस ना पहुँचाऊँगी। श्रीकांत ने उसे बाहों का सहारा देकर गाड़ी में बिठा दिया और तेजी से गाड़ी मोड़कर हवेली की ओर चल पड़ा। जब वह हवेली में आया तो मांझी, भानु और माया ड्योढ़ी में खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। माधवी चुप खड़ी भीगी हुई ठंड से ठिठुर रही थी। भानु ने आंखें चार हुईं तो वह उसकी यह दशा देखकर डर गई। अपने किए पर उसे लज्जा आ रही थी। सब चुप थे। कोई भी उससे पूछने का साहस न कर सका कि वह कहाँ थी। माधवी चुपचाप भीतर अपने कमरे में जाने लगी, परंतु मांझी के पास से गुजरते हुए उसकी आंखों में आंसू देखकर अनायास उनसे लिपट गई। वह उनसे लज्जित थी और भानु उससे। दूसरे दिन भानु अपने कमरे को संवार रही थी कि उसके कानों ने किसी की आहट सुनी। उसने पलटकर उत्सुकता से देखा। माधवी मौन खड़ी पर्दे से खेल रही थी। लगता था जैसे वह उससे कुछ कहने आई हो। भानु ने मुंह फेर लिया और अपने काम में लग गई। वह अपने झूठ के कारण उससे लज्जित थी, परंतु उसका आत्मगौरव हार मान उसे हीन न होने देना चाहता था। मनोभाव का यह भी कितना विचित्र पहलू है। उसने यूं प्रकट किया मानो उसे उसकी तनिक भी परवाह ना हो। भाभी, माधवी ने धीमे स्वर में पुकारा। वह चुप रही। माधवी धीरे से पांव उठाकर समीप आ गई और उसके कानों में फिर दोहराया, मुझसे बात ना करोगी क्या? भानु ने असावधानी से उसकी ओर देखते हुए मुंह ही मुंह में कहा, हूँ। अभी तक नाराज हो क्या? मैं क्यों नाराज होने लगी? भानु बिस्तर का तकिया सीधा करते हुए कहा। माधवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और दो एक क्षण चुपचाप उसके आंखें मिलाकर बोली, यह तेवर, यह आंखों में क्रोध और यह खिंचाव कब तक चलेगा? भानु उसके चुपचाप मुख को देखने लगी, जैसे वह उसके बलपूर्वक संधि करने आई हो। हाँ भाभी, वचन ले लो, अब कभी तुम्हारा मन न दुखाऊंगी। माधवी ने यह बात ऐसे भोलेपन और प्यार से कही कि भानु के क्रोध में मुख पर भी मुस्कान की किरण फूट पड़ी और उसने काम छोड़कर माधवी को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु ये आंसू दुख या क्रोध के न थे, बल्कि मन की गहराइयों में दबे प्रसन्नता के सोते थे जो अचानक फूट पड़े थे। छोड़िए यह सब, मैं कर दूंगी। नहीं, तुम कष्ट ना करो, मैं स्वयं कर लूंगी। माँ जी कहती हैं ये दिन आपके आराम करने के हैं। क्यों? मैं क्या जानूं, परंतु उनकी ऐसी ही आज्ञा है। चंचलता से उसे देखते हुए कहा और दोनों की एक साथ हंसी छूट गई। अब पूरी हवेली में एक ही बात थी, एक ही कहानी और एक ही वर्णन, और वह था माधवी का ब्याह। सयानी तो वह हो ही चुकी थी और मांझी और कुंवरजी को भी इसका ध्यान था कि वह काम शीघ्र हो जाए। भानु उनके इस साधारण विचार में एक विद्युत शक्ति भर रही थी और यह कार्य शीघ्र समाप्त हो जाए। मन में भरे विष को वह विष से तो नहीं काट सकी और अब विष में शहद मिलाकर उसका स्वाद बदल रही थी। आए दिन संबंधियों और जानकारियों की छानबीन होने लगी। माधवी के कानों में कोई ऐसी बात पड़ती तो वह उदास हो जाती, परंतु मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ और है। अच्छे बराबर के घरानों में वर मिलना इतना सरल ना था जितना श्रीकांत ने सोच रखा था। उसका अपना नाम, मान और परिवार तो अवश्य ऊंचा था, परंतु जहाँ कहीं भी बात उठती पहला प्रश्न यही होता कि उसका परिवार क्या है। आखिर वह उनके मुनीम की लड़की ही है ना, और अनाथ है। श्रीकांत यह रस्म रिवाज और समाज के बंधन देखकर अत्यंत चिंता में था। जब उसने मांझी से यह बात कही तो उन्होंने धैर्य से काम लेने को कहा और बोली कि उनकी दृष्टि में एक लड़का है और वे अवसर पाते ही बातचीत छेड़ेंगी। उन्हें विश्वास था कि वे लोग उनके कहे को कभी न टालेंगे। तो मित्रों, गुलशन नंदा जी द्वारा लिखित माधवी का दूसरा भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको कहानी अवश्य ही पसंद आ रही होगी। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए इस चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, जहां पर आपको मिलते हैं रोमांटिक नॉवेल्स, थ्रिलर नॉवेल्स और इसके अलावा चाचा चौधरी, ही मैन आदि के कॉमिक।